नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। बिहार एसएससी के सेट नंबर 39 में हम सब क्वेश्चन जो करेंगे उसको लेकर के आ चुके हैं। हम लोग जो भी ऊंची उड़ान की तरफ से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो बिहार एसएससी के लिए, साथ ही साथ बिहार एसआई मेंस के लिए, बिहार एसआई मद्य निषेध के लिए और साथ ही साथ जो है बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं। लगातार कार्य जारी है, आपका सपोर्ट भी बेहतर लगातार तरीके से मिलते जा रहा है। कोशिश और है कि बेहतर किया जा सके, उम्मीद ये है कि और हम लोग काम करें। आज हमारा जो सेट है, जो लाया गया है सेट है, वो है अक्टूबर मतलब सॉरी, जो क्वेश्चन है टोटल आपको पता होगा कि पहले कुछ 10 क्वेश्चन हम करंट का करते हैं, फिर करंट करने के बाद फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी के सेक्शन को देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं सेट नंबर 39 का, जो कि आपको किसके लिए, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल 4 और जो इंटर स्तरीय है उन दोनों के लिए हम लोग काम करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, अक्टूबर 2025 में भारत किस देश के बीच विशाखापत्तनम में सामुद्रिक शक्ति नामक एक अभ्यास, याद रखें अभ्यास का नाम क्या है, समुद्र शक्ति अभ्यास नाम का जो है वह आयोजन किया गया, किस देश के साथ, तो भारत और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और इंडोनेशिया ने मिल करके, है ना, कि भारत और इंडोनेशिया की नौसेना, याद रखिए कौन, नौसेना मिल करके क्या किया, ये अभ्यास किया है, ताकि जो इन दोनों के बीच में नौसेना को लेकर के तालमेल है उसको बढ़ाया जा सके, सामरिक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। इसको लेकर के इसकी शुरुआत जो हुई है, अगर हम बात करें ये कब से हो रहा है, तो ये शुरुआत हो रहा है 2018 से ये किया जा रहा है। भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, उसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये अभ्यास कराया जा रहा है। आई होप आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाली जो निजी और वाणिज्य वाहन है, मतलब बाहरी राज्य से निजी और वाणिज्य वाहन आएगा तो उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, यानी ये ग्रीन टैक्स लगाने वाला निर्णय लिया गया है। यानी ये सवाल कह रहा है कि किस राज्य ने बाहर से आने वाले जो क्या नाम है आपको सरकार है उसमें ग्रीन टैक्स लगाए जाने का बात किया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है, टैक्स की प्राप्ति जो है ज़्यादा किया जा सके और उसी प्राप्ति राशि को क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वायु प्रदूषण में टेक्नोलॉजी ऐसा अपनाया जा सके जिसको कम किया जा सके, तो वायु प्रदूषण को कम से कम कोशिश किया जा सके। तो ये जो है उत्तराखंड की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ग्रीन टैक्स इसके नाम दिया गया, ताकि उसी टैक्स को जो है वायु प्रदूषण कम करने वाले तकनीक में उसका उपयोग किया जा सके। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन घोषित किया गया। तो बाल विवाह मुक्त जो घोषित पूछा जा रहा है वह जिला जो हुआ है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ का। आपको ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद डिस्ट्रिक्ट जो है, वो बालोद डिस्ट्रिक्ट जो है यह आपको क्या हुआ है कि इसको ये घोषित किया गया। भारत सरकार 2030 तक टारगेट रखा है, भारत सरकार ने भी इसको टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है पूरे देश में क्या कर दिया जाएगा, बाल विवाह मुक्त जो है वो घोषित किया जाएगा। हालांकि एक और बात है, खुद को जो घोषित किया था गंजम, जो ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट है, उसने खुद को घोषित किया था कि वहां बाल विवाह के केस अब नहीं आते हैं। और यहाँ बालोद में जो है, छत्तीसगढ़ में, बालोद के छत्तीसगढ़ में जो है, वहां पर पिछले 2 सालों में जो जितनी ग्राम पंचायत और जो नगर निगम वगैरह क्षेत्र है उन सबों में किसी तरीके का कोई केसेस नहीं आए थे। इस वजह से यहाँ पर एक बाल विवाह मुक्त घोषित के तौर पे देखा जाता है। हाल ही में चर्चित कोको द्वीप समूह जो है, वह कोको द्वीप समूह पूछा जा रहा है किस देश में स्थित है, तो ये भारत की पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित है। ये म्यांमार में स्थित है कोको द्वीप, याद रखिएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये जगह है, और ये अराकन पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये याद रखिएगा, अराकन पर्वत श्रृंखला का जो है यह हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, म्यांमार हो जाएगा, ये याद रखिएगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है, भारत ने पहली स्वदेशी एक चिप बनाया है जिसका नाम है विक्रम, याद रखिएगा। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है इसका, बिट जो है वह माइक्रो प्रोसेसर का चिप है जो इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया, जो कई सैटेलाइट वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, वो विक्रम हो जाएगा। इसके अलावा बात किया जाएगा अगला क्वेश्चन में कि दुनिया में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैबिनेट मंत्री, देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में एआई को रखा गया है, एआई को कैबिनेट मिनिस्टर में रखा गया है, मतलब उसकी नियुक्ति की गई है, एआई को कैबिनेट मिनिस्टर में नियुक्ति की गई है। ऐसा देश पूछा जा रहा है कौन सा है, तो ये आपको देश हो जाएगा, याद रखिएगा, अल्बेनिया। ये अल्बेनिया में क्या किया गया है, एआई मंत्री बनाया गया, एआई मंत्री जो है वो बनाया गया, और किन्हें बनाएगा, डीएलआ का बनाया गया, याद रखिएगा डीएलआ। ये डीएलआ को क्या किया गया, एआई मंत्री बनाया गया। जो प्रधानमंत्री वहां पर है मोहम्मद एमडी जो राम है ना, याद रखिएगा, उनके द्वारा जो है ये किया गया है। इसके अलावा क्या है आपको
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो योजना है, ऐसे देखेंगे कि ये किसान समृद्धि योजना जो चलाया जाता है वह भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो उसी में ऐड करके, यानी उसी में राशि को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है इसकी राशि को बढ़ा दिया है। यानी पहले 6,000 दिया जाता था, ये केंद्र सरकार देती थी। अब कई राज्यों ने इसको क्या कर दिया, अपने राज्यों में इसको बढ़ा दिया। तो उसमें एमपी ने भी एक नाम से, यानी कि किसान कल्याण योजना के तहत जो है एमपी सरकार, मोहन यादव जो है, उन्होंने क्या किया, इसको बढ़ा करके 4,000 जो है वो बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? 4,000 बढ़ा दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी एसडीजी सूचकांक 2023-24 जो है वो जारी किया गया। ये पूछा जा रहा है इसमें शीर्ष जिला क्या होता है। तो जो उत्तर पूर्वी जिला राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, उसके 8 राज्य जो हैं, उन 8 राज्यों को मिला करके, याद रखिएगा, उस 8 राज्यों को मिला करके क्या किया गया है कि एक अलग से, उन 8 राज्यों को मिला करके क्या किया गया, अलग से आपको एसडीजी सूचकांक जारी किया गया। उसी एसडीजी सूचकांक के तहत, एसडीजी सूचकांक के तहत पूछा जा रहा है कि कौन सा जो जिला है वो शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वो शीर्ष जिला जो हासिल किया है वो हो जाएगा आपको हंथियल। ये हंथियल हो जाएगा, बहुत फेमस जगह है। ये मिजोरम में है, ये याद रखिएगा कहाँ पर है, तो ये मिजोरम में है। और मिजोरम में ये 81.43 पॉइंट के साथ यह पहले नंबर पर रहा। वही दूसरे नंबर पर चलेंगे तो सैतूल था, सैतूल था, ये भी मिजोरम में ही था, दूसरे नंबर पर सैतूल रहा। और वहीं अगर सबसे नीचे पूछा जाएगा तो ये जो लॉन्गडिंग देख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश में है, ये सबसे निचले स्थान पर रहा। 8 राज्यों में ये जो है वह किया गया। और ये एसडीजी जिला सूचकांक जो जारी किया गया, ये किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा मिल करके जारी किया गया था। आई होप आपका ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। स्विट्जरलैंड में आयोजित महिला यूरो कप फुटबॉल जो हुआ, उसके जो खिताब के विजेता हैं वो कौन से देश जीता है? तो ऑप्शन है आपके पास स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर क्या नाम है आपको, स्पेन। तो ये खिताब जो है इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड ने स्पेन को हरा करके, है ना, पेनल्टी शूट आउट में जो है उसको हरा करके ये खिताब जो है वह जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो जो ये शुरू किया गया है, ये किया गया है आपको किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, है ना। टिहरी जो है आपको, टिहरी बांध आप देखते होंगे, उसी टिहरी में जो है इसको शुरू किया गया। कौन? THDCIL कंपनी ने क्या किया है, इसको निर्मित किया है ना। ये याद रख लीजिएगा, THDCIL कंपनी ने इसको निर्मित किया है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने पर किस प्रकार की चट्टान बनती है? आपको पता होगा, नीचे मैग्मा है, यही मैग्मा जब ऊपर आता है लावा के फॉर्म में तो ये ठंडा होता है, और ठंडा होकर के चट्टान में रूपांतरित होता है, चट्टान में कन्वर्ट होता है। तो उस चट्टान को हम लोग नाम देते हैं आग्नेय चट्टान। इसको मूल चट्टान भी कहते हैं, है ना, पेरेंट रॉक्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यही धीरे धीरे फिर टूट करके अब सादी चट्टान, और यही फिर जब नीचे चला जाता है तो कायांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मूल चट्टान आपका कौन सा हो जाएगा? तो मूल चट्टान आपका हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ब्राजील के मिनास गरास, बहुत फेमस जगह है ब्राजील का ये मिनास गरास प्रांत, निम्नलिखित में से कौन से खनिज का, बहुत फेमस खनिज वहां पर होता है, वो है लौह अयस्क। मिनास ग्रास का मतलब होता है सामान्य जो खाद्यान्य हैं, खदानें मतलब जो वहाँ की खदान है उसको लेकर के कहा जाता है। वहाँ पर एक जगह है इताबिरा, इताबिरा वहीं पर ये जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। इताबिरा एक जगह है वहीं पर, है ना। तो ये मिनास गिरास जो है लौह अयस्क है, याद रख लीजिएगा। कहाँ का है ये? तो मिनास गिरास ब्राजील का है। अगला क्वेश्चन आपका 13वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एंडीज जो है वह फैला हुआ है, किस देश के साथ फैला हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत के पश्चिमी तट पे नहीं होगा, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ये हो जाएगा। जो आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो उस दक्षिण अफ्रीका के मैप में 7 देशों से टच करता हुआ एंडीज पर्वत ये जाती है, जो कि 7,000 किलोमीटर में है, जो कि सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाती है। इतनी लंबी श्रृंखला कोई नहीं है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांक गोवा जो है वो सबसे इसकी ऊंची चोटी है। एकांक गोवा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और एकांक गोवा की हाइट है 6961 जो है वह मीटर है, याद रखिएगा। और ये कितने देशों से? तो ये 7 देशों से होकर गुजरते। मुख्य जो देश है आपको पता होगा वो चिली है, जो कि पूरा वेस्ट कोस्ट में ही पूरा का पूरा बसा हुआ है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपको? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है। देखिए, चंद्रमा की सतह पर वातावरण नहीं होने का कुछ कारण है, ठीक है, कि वह पृथ्वी के नजदीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गैस अणुओं का पलायन वेग और उसके वेग के मूल माध्य वर्ग से, हाँ बिल्कुल सही बात है।
पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है, ये सब नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज समझिए कि चंद्रमा का जो प्लायन है ना, प्लायन वो बहुत कम है। प्लायन वेग मतलब होता है जिस स्पीड से फेंका जा रहा है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हो जाए, वो बाहर हो जाए। यानी कि जो पृथ्वी की भी आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजने के लिए किसी वस्तु को जब भेजा जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसको प्लायन वेग से भेजा जाता है। और प्लायन वेग पृथ्वी का क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। याद रखिएगा, यहाँ से भेजने पे तब गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाएगा। वहाँ का जो प्लायन वेग है वो है 2.8 के आसपास, 38 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लायन चूंकि हो नहीं पाता, प्लायन होता नहीं है, तो वो वायुमंडल जैसा जो है वह, या फिर जो क्या नाम है, वातावरण जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है। यही वजह है कि वहाँ पर आपको चंद्रमा पर कोई ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में सूचियों का मिलान करना है। नर्मदा नदी है, तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, पता होगा, मध्य प्रदेश में। ताप्ती जो है वो कहाँ से पहले देखिए, एक का दो आपको यहाँ है, एक का दो आपको यहाँ है, बस दो जगह पर आपको देखने को मिला, एक ये देखने को मिला, एक ये देखने को मिल रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये चलिए दोनों में से। फिर ताप्ती जो है वह कहाँ से निकलती है, तो बैतूल से निकलती है, मुल्तई बैतूल है वहाँ से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कृष्णा जो है वो आपको कहाँ से, तो वो आपको महाबलेश्वर से निकलती है। और गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये सारे क्षेत्रों से ये निकलती है, तो इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। आंसर आप ए लगा लेंगे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में विकल्पों को बेजोड़ को मेल, मतलब बेजोड़ मेल कौन है वो आपको बताना है। गोभी मंगोलिया सही है। कालाहांडी अमेरिका नहीं होगा, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। थार भारत, सहारा अफ्रीका, ये आपको कालाहांडी नहीं होगा, ये दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट में आ जाता है, ये गलत हो जाएगा। कश्मीरी घाटी किस प्रकार की घाटी है, तो कश्मीर की जो घाटी है वो आपको अंधी या पर्दनजनक विवर्तनिक है। ये कैसा है बताइए, ये विवर्तनिक है। विवर्तनिक मतलब प्लेटों के जो है विवर्तन से ये बना हुआ है। रिफ्ट मतलब हो गया जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, जो खाइयाँ बनती है, ठीक है। इस तरह से अपर्दन मतलब हो गया कि वो उसका क्षय होता है, उससे ये संबंधित बात करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, विवर्तनिक हो जाएगा। अगला, भारत का सर्वाधिक क्षमता तेल शोधन कारखाना कौन है। सबसे अधिक जो है तेल जो है वह ज़्यादा क्षमता का कौन सा तेल शोधन कारखाना है, तो वो आंसर हो जाएगा आपको कोयली। ये कोयली है। ऐसे सबसे बड़ा जामनगर है, सबसे बड़ा जो है वो जामनगर है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जो है वो कोयली है। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। याद रखिए कौन है, गुजरात में है। लगभग 13.7 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति ईयर, है ना, मिलियन मीट्रिक टन प्रति पर ईयर ऐसा दिखाएगा। MMTYP मतलब मिलियन मीट्रिक पर टन प्रति ईयर जो है वह क्या करता है, उत्पादन करता है। और ये किसके द्वारा, तो IOCL के द्वारा जो है ये कंडक्ट कराया जाता है। वैसे अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो वो जामनगर हो जाएगा, लेकिन जामनगर इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नहीं होगा। भारत के किस प्रकार के वन जो है वह शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 महीने तक अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। मतलब एक प्लांट ऐसे होते हैं जो एक सीजन में अपनी पत्ती को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। वो गिरा देते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसको पतझड़ वन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, पतझड़ वन। तो ये पतझड़ वन जो है उसी को पर्णपाती भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग उस वन को कहते हैं, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हम लोग उस वन को कहते हैं जो एक सीजन में पत्ती को क्या कर देता है, गिरा देता है, ठीक है। जब गर्मी आता है तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ये पत्ती को गिरा देता है। तो ये याद रख लीजिएगा। बाकी सब जो है वो सदाबहार वन, ये कभी पत्ती को गिराती नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय क्या करती है, अपनी पत्ती को गिरा देती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा गौर करेंगे कि कोरिंगा एक सुंदर ये जंगल है। कोरिंगा जो है सुंदर जंगल है, जो कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी की अपवाही जल में मिलती है। ये क्या है, तो ये मैंग्रोव वाला है ना, ये मैंग्रोव वाला कोरिंगा जो है ये मैंग्रोव है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको मैंग्रोव और ना जो आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, उसके काकीनाडा, याद रखिएगा कौन सा, काकीनाडा जो है उसके पास ये क्या है, स्थित है। सुंदरवन के बाद ये सबसे बड़ा क्षेत्र मैंग्रोव का यही है ना, करिंगा सुंदर वन जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच मध्य विवाद अगर कोई हुआ, मतलब केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में आता है, पता होगा।
ये इसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए क्षेत्राधिकार के आधार पर अगर चलेंगे तो क्या होता है कि जो क्षेत्र होता है सुप्रीम कोर्ट का काम करने का, वो बहुत सारा क्षेत्र होता है, उसमें से जो क्षेत्र काम करने का आपको इसमें बात कर रहा है वो अपीलीय क्षेत्र, प्रारंभिक क्षेत्र, ये प्रारंभिक क्षेत्र हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्र को ही हम लोग मूल क्षेत्र कहते हैं। देखिए अपीलीय क्षेत्र उसको कहेंगे जब कोई मामला नीचे कोर्ट में है और वो अपील करके ऊपर जाता है। परामर्श मतलब सलाह करके। संवैधानिक क्षेत्राधिकार ये भी अलग चीज हो गया। तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 131 में इसके बारे में मेंशन है कि 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्या कर सकता है, केंद्र और राज्य के बीच के मामले को देख सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो होता है वह प्रस्तुत किया जाता है, वह आवश्यक है। यह किस अनुच्छेद में मेंशन है, तो 112 में इसके बारे में मेंशन है कि समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 113 में अगर चलेंगे या 111-12 में चले, 111 पहले पकड़ते हैं तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति का बात करता है। 113 पर अगर हम चलोगे तो संसद की जो क्या नाम है प्राक्कलन होती है उस पर बात करता है, संसदीय प्राक्कलन होता है। 114 में चलेंगे तो यह एक विनियोग विधेयक होता है, इसके बारे में जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो ये होगा आपको सभी राज्य की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद राज्यों का बहुमत सहमति होना चाहिए, संबंधित राज्य की सहमति हो, राज्य की सहमति के बिना। देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो इसमें राज्य की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं होती। जब इंटरनल मामला होता है तब आपको जरूरत पड़ता है। केंद्र का चूंकि ये मामला है केंद्र लिस्ट में आता है, केंद्रीय सूची में आ जाता है, इसलिए इस पर किसी तरीके की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 253 के अनुसार जो कहा जाता है केंद्र के पास अधिकार है, वो किसी भी हिस्से में वो कानून को बनाना चाहे तो बना सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित हो। सिक्किम राज्य को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वह बन गया। पूर्ण राज्य साल 1975 में यह बना था। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है यह भारत का 22वां राज्य जो है वह बन गया था। कितने तारीख को बना था, तो 16 मई 1975 को बना था। हालांकि भारत में सह अस्तित्व के तौर पे जो है, सह अस्तित्व के तौर पे जो है इसका लगाव हुआ है, मतलब सह अस्तित्व के तौर पे ये 74वां संविधान संशोधन हुआ है, याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन, सॉरी 74वां बोल रहे, क्या नाम है, 35वां ना, हाँ 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में क्या किया, सह अस्तित्व का दर्जा मिला। ये दिमाग में बात को बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार का संदर्भ लिया गया। भारत में जो मौलिक अधिकार लिया गया ये आपको पता होगा यूएस से लिया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद आपको पता होगा 12 से लेकर के 36 तक, 12 से लेकर के 36 तक भाग 3 में जो है इसके बारे में मेंशन किया गया। भाग 3 में इसके बारे में मेंशन किया गया। तो ये कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया, संसदीय कार्य प्रणाली, ये सब हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है, तो न्यायालय में इसकी जो है निर्धारित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। संसद ही क्या करता है, इसको निर्धारित करता है। संसद के पास ये अधिकार दिया गया कि उसकी न्यायालय में जो ये क्या नाम है जज होंगे उनकी संख्या को निर्धारित किया जाएगा। 124A में इसके बारे में मेंशन है। वर्तमान में कुल 34 हैं, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 CJI है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार 14 में क्या लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समान, दो शब्द लिखा है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। याद रखिए कानून का समान संरक्षण, जो कि अगर यहाँ पर बात करेगा कि कानून के समक्ष समानता का बात है तो ये ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया अनुच्छेद 14 में। और वहीं अगर बात किया जाएगा कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया तो ये लिया गया कहाँ से, यूएस से लिया गया। इसलिए इसका आंसर आपको, इसमें आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा, लेकिन यूएस भी उसका मेंशन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। उसमें विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब राज्य को पावर लेकर, केंद्र से पावर लेकर के राज्य को, केंद्र को सॉरी ये लोकल लेवल को दिया गया ताकि लोकल लेवल को और मजबूत किया जा सके। तो इसमें निर्णय लेने की शक्ति ये पूछ रहा है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, निर्णय लेने की शक्ति, ये निर्णय लेने की शक्ति जो है वो चलिए 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि निर्णय लेने की शक्ति ठीक है। पूर्ण व्यवस्था चलिए ठीक है। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति नहीं दिया गया। प्रशासनिक शक्ति, तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछ रहा है। तो 1 सही है नो डाउट, इसमें 2 भी सही है नो डाउट। इसमें न्यायिक शक्ति नहीं, न्यायिक शक्ति ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासनिक शक्ति थोड़ा बहुत मिला, तो 1 2 4 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना करती है। तो जो पंचायत समिति होती है वो कोऑर्डिनेट करती है, जोड़ने का काम करती है। देखिए क्या होता है, पंचायत समिति जो होता है ना वो एक तरफ ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं, एक तरफ को ग्राम पंचायत को, और एक तरफ जो है
वो आपको क्या, जिला परिषद को। तो इस दोनों को जोड़ने का बीच का कड़ी काम करता है कौन, पंचायत समिति। तो यहाँ पर जो है यह ब्लॉक स्तरीय निकाय हो जाता है या ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाता है, तो ये ब्लॉक स्तरीय हो जाता है क्योंकि ये दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ की समस्याओं को ब्लॉक और ब्लॉक से समस्या लेकर के, मतलब रुझान या फिर क्या कहें, सुझाव लेकर के यह ब्लॉक ये ग्राम तक पहुँचता है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि भारत एक डैश राष्ट्र होगा। तो 42वां में बोला गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष के अलावे जो है अखंडता शब्द जो आप सुने होंगे, बहुत फेमस शब्द है, समाजवादी शब्द, ये सारे चीज़ों को जो है इसमें ऐड किया गया था। तो आप धर्मनिरपेक्ष शब्द को आप समझ सकते हैं, जो कि प्रस्तावना में 1976 के संविधान संशोधन में ये किया गया था, 42वां जब किया गया था। बाकी इसके बाद आपको आदित्य सर लेकर के चलेंगे। तो आई होप आपका जो जीके जीएस का क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम लोग बिहार एसआई मेंस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आई होप आपका क्लास अच्छा चले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार। तो जो वादा सफलता का सीरीज़ में हम लोग लगे हुए हैं और हमारी जो बिहार एसएससी की तैयारी है वो भी चल पड़ी है और ये सेट नंबर 39 है। मतलब ऐसे ही आपको सारे सेट कराए जा रहे हैं और इससे पहले भी आपको बिहार एसएससी का जितना भी है कंटेंट उसका एनालिसिस आपके साथ हम लोगों ने किया हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने भी पोर्शन थे, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है, वो सारी चीज़ों का क्वेश्चन का आंसर आप सुमित सर के साथ एनालाइज कर चुके हैं। 31वां नंबर से सवाल इतिहास से संबंधित है और कुछ सवाल आपको अर्थशास्त्र से मिलेंगे। तो मैं आदित्य गौरव ऊंची उड़ान इसके सफलता के सीरीज़ में आपको स्वागत करता हूं और हम लोग 31वें नंबर सवाल की तरफ से आगे बढ़ते हैं, जिसका पहला सवाल ये है, इतिहास का पहला सवाल ये है, सेट का 31वां नंबर, कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नाम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो आपको बता दें कि हम लोगों ने जितने भी क्लासेस अभी तक किए हैं, उस जितने भी सेट बिहार एसएससी में बनाए हैं, उसमें आपको नागलपुरम और उसमें आपको विजयनगर साम्राज्य से बहुत अधिक सवाल देखने को मिल रहा है। मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विजयनगर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और बता दें विजयनगर साम्राज्य में जो इसकी स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई है। ठीक है, तो हरियर और बुक्का जी दो भाई हैं, उनके द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और जो कृष्णदेव राय हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं ने कमलापुरम सिंचाई व्यवस्था, कमलापुरम टैंक बनवाना का जो है मरम्मत करवाना, ठीक है, कमलापुरम टैंक का मरम्मत करना और किसान की सिंचाई व्यवस्था के लिए, किसान के लिए सिंचाई के लिए इन्होंने इन सारे कामों को किया है। इस कारण से जो है इनको बहुत प्रसिद्ध राजा जो माना जाता है विजयनगर साम्राज्य में। तो याद रखिएगा, नागलपुरम अपने ही माँ के नाम पे एक शहर की स्थापना जो है वो कृष्णदेव राय जी के द्वारा की गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय। हरियर और बुक्का इस संस्थापक हैं यहाँ के, तो याद रखिएगा हरियर और बुक्का ए और बी ये क्या है, ये संस्थापक हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के अगर संस्थापक पूछा जाता तब ये दोनों आंसर हो जाते, हरियर और बुक्का हो जाते। लेकिन यहाँ पर सवाल में है कि नागलपुरम जो माँ के नाम पे शहर बनाया गया वो किनके द्वारा, तो वो कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जी के द्वारा ये बनाया गया विजयनगर साम्राज्य है में नागलपुरम बनाया गया है। आगे आते हैं, तबकात ए अकबरी जो कभी कभी अबू फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपका दो सवाल बन रहा है। पहला सवाल, अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। तो आपके क्वेश्चन में ये आंसर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सवाल ही पूछा गया है, बोला गया है क्या कि अकबरनामा जो कि अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। तो अगर कभी भी सवाल रहता है कि अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया है, अकबरनामा किनके द्वारा लिखा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अबू फजल हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अबुल फजल हमारे आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर सवाल है कि तबकात ए अकबरी किनके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, तबकात ए अकबरी जो है वो निज़ामुद्दीन अहमद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक, तो ध्यान रखिए कि हम लोग ऐसे तो अध्ययन करने में मुगल के अगर अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हम अधिकतर जो स्रोत है या फिर ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत जो है वो हम अकबरनामा आईने अकबरी को मानते हैं। लेकिन उससे भी सुंदर विश्वसनीय हमें कौन देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलता है तबकात ए अकबरी जो लिखा गया है निज़ामुद्दीन अहमद जी के द्वारा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 फरवरी 1947
को जब प्रधानमंत्री एटली ने बिहार से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो बता दें 20 फरवरी 1947। देखिए यहाँ पर भी सवाल पे सवाल आपके लिए कितना छिपा हुआ है, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए कि अगर आपके में सवाल ये पूछ दे कि 20 फरवरी 1900 एटली ने कब घोषणा की थी, तो आंसर होगा 20 फरवरी 1947। तो ये सवाल रहे कि एटली ने कब घोषणा की, किस दिन घोषणा की थी कि वह भारत छोड़ के जाएगा, तो उसका आंसर होगा 20 फरवरी 1947। लेकिन सवाल है कि 20 फरवरी 1947 प्रधानमंत्री एटली जी के ने भारत से कब तक जाने की बात की थी, तो बात हुई थी जून 1948। ठीक है, घोषणा यही किया गया था। लेकिन आपको पता है नेवल म्यूटनी हो गई 1946 में, और उसके बाद ये लोग भागे, और भी बहुत सारे कारण थे। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी की नींव चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही तीव्र हो रही थी, और ये सब कारणों से आपको देखने को मिलता है कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ के निकलते हैं। लेकिन घोषणा किया गया था जून 1948 तक जाएंगे, और पहले ही ये लोग चले गए थे। अगला सवाल की तरफ आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, सवाल यही है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ना कि कौन सा कथन है सही ये पूछा जा रहा है। चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो चौरी चौरा कांड के बारे में पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड आपको पता है कि गोरखपुर चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है सर। ठीक है कि चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में जैसे ही 5 फरवरी 1922 को हुई, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पे आते हैं, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद वो 1 साल घूमते हैं, मतलब 1 साल भारत दौरा करते हैं, और उसके बाद फिर वो क्या देखने को मिलेगा आपको कि वो 1916 में फरवरी 1916 में इनको BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में जब इनका ओपनिंग हो रहा था, उसमें गांधी जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया था। तो सबसे पहला भाषण यही था। उसके बाद फिर दिसंबर 1916 लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अपने बातों को रखा था। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। कब हुआ था याद रखिएगा, फरवरी 1916 में ये हुआ था, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा जो हमारा है कि वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये पॉइंट एकदम क्या है हमारा गलत है, तो हमारा C नंबर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ष 1921 में कैसे, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ ही कब है, 1922 में हुआ है, और गांधी जी की गिरफ्तारी भी 1922 में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर C होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ष 1921 लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे वर्ष 1922 लिखा होता तो 1922 पॉइंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है वर्ष 1921, इसी कारण से हमारा आंसर क्या होगा, C नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये भारत स्वराज का झंडा 1906 में किनके द्वारा फहराया गया है? तो हमारे कौन होंगे, दादा भाई नेरोजी। आपको पता है दादा भाई नेरोजी ने पुस्तक भी लिखी जिसमें इन्होंने ये बात बताया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता जो आई हुई है, वो अंग्रेजी सत्ता सिर्फ हमारे पैसों को लेकर के जा रही है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत थ्योरी आपको पता होगा दादा भाई नेरोजी जी के द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नेरोजी 1906 में तिरंगा फहरा रहे होते हैं कांग्रेस अधिवेशन से। अगला सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख खुफिया रेडियो किनके द्वारा चलाया जा रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को पता है 1942 गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है, करो या मरो का नारा दिया गया है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चल रही है, और इस समय में राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए, लोगों तक ये राष्ट्रवाद पहुंचाने के लिए उषा मेहता जी के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि रेडियो का प्रसारण चल रहा था अलग अलग जगह पर। तो आंसर क्या होगा, उषा मेहता। ठीक है, उषा मेहता हमारा राइट आंसर होगा। 37 नंबर, मगध शासक बिंबिसार के चिकित्सक कौन थे? तो बिंबिसार आपको पता है, आप पहले ये बात जान जाइए मगध के बारे में। हमें भगवती सूत्र तथा
बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ में भी हमें क्या देखने को मिलता है, 16 महाजनपद का जिक्र देखने को मिलता है, ठीक है। और इन 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद निकल के आता है। इसके कारण ये भी है क्योंकि यहाँ पे अजातशत्रु और बिंबिसार जैसे हमें राजा भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय दिमाग से निकल रहा था, अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों से हमें 16 महाजनपद का जिक्र देखने को मिलता है। और ये 16 महाजनपद के जिक्र में मगध में अजातशत्रु बिंबिसार जैसे हमें राजा देखने को मिलते हैं। राजा इनके चिकित्सक कौन थे, तो इनके चिकित्सक जीवक हुआ करते थे। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, आंसर होगा जीवक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन था, वो था हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, या जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, अब्दुल गफ्फार खां आंसर होंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी। आपको पता है कि झांसी की रानी का विद्रोह, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, ठीक है, हड़प की नीति, जिसमें क्या हमें देखने को मिलता है, जिसमें झांसी के लिए ये लड़ाइयाँ चल रही है क्योंकि इनके जो बेटे हैं आनंद राव, उनको जो है क्या मिल रहा है, उनको गद्दी नहीं मिल रहा है। और इसी गद्दी ना मिलने के कारण क्योंकि सौतेला बेटा जो है वो गद्दी पे नहीं आएगा, तो ये जो इनकी एक खराबी हमें देखने को मिलती है। इस कारण से झांसी की रानी ने विद्रोह किया, ठीक है। तो ये विद्रोह में उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, और इस मृत्यु के बाद ब्रिटिश अधिकारी ने इस बात को कहा था कि हमें पहली बार कोई ऐसे सेना मतलब ऐसे भारतीय से सामना करना पड़ा जो मरते दम तक भी अपने तलवार को नीचे नहीं रख रही थी, वो लड़ाई करने के लिए जूझ रही थी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा मणिकर्णिका या मनु हो था, ठीक है, दोनों नाम था, मणिकर्णिका भी नाम था, मनु भी नाम था। तो ध्यान रखिएगा इनके बचपन का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीबाई से संबंधित। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग, आपको बता दे, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वप्रथम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांस्य का युग किया है, ठीक है। तो सर्वप्रथम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांसा का उपयोग किया था। और कांसा बनाने के लिए याद रखिएगा तांबा और किनका प्रयोग किया जाता है, तो तांबा और तीन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा तांबा और तीन का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इस समय में जितने भी हथियार और औजार बनाए जाते थे वो तांबा के बनाए जाते थे। लोहा का प्रयोग इस समय में नहीं हो रहा था, याद रखिएगा, क्योंकि लोहा जो है 1000 ईसा पूर्व में इसकी खोज की गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता 3600 ईसा पूर्व से लेकर के ये हमें 1500 और किसी किसी किताब में 1300 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का 1300 होते होते तक पतन हो चुका था। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, तांबा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कि वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा है। तो तीसरा चरण पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए हमारे पास वैदिक सभ्यता में 4 चरण देखने को मिलते हैं अपने जीवन का। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारे लिए, सबसे पहला यहाँ बोला जाता है तीसरा चरण। और देखिए 1 2 3 4 चरण है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चरण होता है, फिर होता है दूसरा चरण, फिर होता है तीसरा चरण और सबसे आखिरी होता है चौथा चरण, ठीक है। पहला चरण क्या है, ब्रह्मचर्य। दूसरा है हमारे लिए क्या, तो हमारे लिए है दूसरा चरण जो है हमारे लिए वो गृहस्थ का है, ठीक है, गृहस्थ। तीसरा है हमारे लिए वानप्रस्थ और चौथा है हमारे लिए संन्यास बन जाना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा तीसरा चरण पूछा जा रहा है। तो तीसरा चरण में क्या आ रहा है, तीसरा चरण में आ रहा है हमारे लिए वानप्रस्थ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वानप्रस्थ हमारा आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप में एक नया नाम दिया था, निकोबार द्वीप को एक नया नाम दिया था। किस नाम से दिया जाता है, तो ये नाम है स्वराज द्वीप, ठीक है। स्वराज द्वीप के नाम से पुकारा जाता है, आंसर होगा हमारा स्वराज द्वीप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस शस्त्र में पूर्व स्वातंत्र्य का प्रस्ताव पारित किया था।
तो ध्यान रखिए, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 में ये पारित किया गया था और इसी कारण से बोला गया था क्या कि 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज मना रहे होते हैं। इसी कारण से नवंबर 1949 में जब चालू हो गया, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन फिर भी हमने संविधान को शुरुआत नहीं की। क्यों नहीं शुरुआत की? क्योंकि हम लोग पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 से सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे। उस दिन को रखने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना था। तो इसी कारण से किस वर्ष हमने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी? तो वो हम लोग वर्ष 1929 और लाहौर अधिवेशन में ये सारी मांग को कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा? 1929 लाहौर अधिवेशन हमारा राइट आंसर होगा। प्लीज इन सारे आंसर को आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बता दे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता होगा जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है। 13 अप्रैल का वो दिन, बैसाखी का पर्व, और इसमें जनरल ओडायर, जनरल माइकल ओडायर, यही कंफ्यूजन को दूर रखी थे, तो आपका ये आंसर सही हो जाता। तो ध्यान रखिए, जनरल माइकल ओडायर अंदर घुसाए और घुसने के बाद उन्होंने एक ही एंट्रेंस गेट था, आपको पता ही होगा, घुसने के बाद लाखों के हजारों के तादाद में भारतीयों को मार दिया। ओपन फायर का अनाउंस हुआ, खुला गोली मारना शुरू किया गया। इसके लिए जो उधम सिंह है 1940 ईस्वी में जा करके माइकल ओ डायर को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइकल ओ डायर। इनका पूरा नाम जनरल माइकल ओ डायर है, इसलिए बहुत लोग जनरल डायर कर आए थे, तो ये गलत हो जाता। हमारा आंसर होता जनरल माइकल ओ डायर, इसलिए आंसर सी हमारा सही होगा। अगले तरफ आते हैं, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य है समरस जीवन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे लिए जो सामुदायिक विकास है उसका ही उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है समरस जीवन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा समरस जीवन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्व व्यापारी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो ये वर्ष हमारे पास 2018 में कितना देखने को मिलता है? 1.3% हमें देखने को मिलता है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर होगा 1.3% हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसका 1.3% इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए 2018 में कितना था? तो 2018 में इसका आंसर है 1.3%। हालांकि 1.3% नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है, 2.8 होना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको टेस्ट में 2.8 मिला हो तब वो इसका आंसर यही होगा, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2.8 या 2.6 अगर दिया होगा तो हमारा आंसर वो सही होगा, 2.8 या 2.6। ठीक है, 2.8 या 2.6 सही होगा, लेकिन यहाँ पर 1.7 दिया हुआ है, 0.7 दिया गया है, 2.1 दिया गया, 1.3 दिया गया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2.8 से अगर 2.6 रहता तब हमारा आंसर सही होता। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है, समिति को क्षेत्र से। क्या है? नरसिम्हा समिति किससे थी? ये बैंकिंग सुधार से थी, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और राजा चलिया समिति किससे थी? ये कर सुधार से थी। प्लीज अपने कॉपी में इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए का 2 बी का 1 कहाँ दिख रहा है सर? ए का 2 तो 2 ही जगह दिख रहा है, चलो एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। बी का 1 सिर्फ हमको यही दिख रहा है, हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर। लेकिन फिर भी पूरा कर लेते हैं। कस्तूरियन रंगन समिति किससे है? नई शिक्षा समिति से है। और सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का निर्धारण करने से है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, 49 नंबर पर आते हैं। भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण क्रांति का जनक पूछा जा रहा है, तो हमारा क्या होगा आंसर? निरपक्ष टुडेज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निरपक्ष टुडेज। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर
प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1992 और 93 में। ठीक है, तो 1992 यूनियन बजट 1992 और 93 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1992 1993 में हमें देखने को मिलता है उदाकृत विनिमय दर की जो है वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, तो इस कारण से हमारा आंसर होगा यूनियन बजट 1992 से 1993। आगे आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अपने साथ मनोज सर लेकर के चलेंगे, क्योंकि 51 नंबर से जो सवाल है ये ध्वनि की तृष्णा, ये साइंस के सवाल है, ये आपको मनोज सर अपने साथ लेके चलेंगे। यूं ही आप ऊंची उड़ान के साथ जुड़े रहें और अपने सफलता की ओर बढ़ते रहें। हम लोग का ये सेट 39 है, आने वाले समय में हम लोग सेट 40 पे लेकर के आएंगे और उसका वीडियो भी आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।